देखिए आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी हम लोगों का लॉकडाउन शुरू हो चुका है, तो पढ़ाई लिखाई जो है आपको घर में बैठ के ही करना पड़ेगा, जाना तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो इन ड्यूरिंग दैट कोर्स आप लोगों को हम लोग अकाउंट्स का लास्ट एरिया मेरा वो कराना शुरू करेंगे। दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एरिया जो हम लोग करेंगे। आई थिंक लास्ट में भी उसका चर्चा हम लोगों ने किया था। उस चर्चा का नाम है, दैट इज हम लोग जो करेंगे आज होल्डिंग कंपनी। आज से हम लोग शुरू करेंगे होल्डिंग कंपनी। मैंने ये भी बताया था मेरे के पास सिर्फ दो अलॉटमेंट है, 15-15 30 नंबर का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 मेरा खत्म हो गया है, अब मैं होल्डिंग कंपनी काम करूंगा 15 नंबर का। वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड इंपॉर्टेंट एरिया बीकॉम सिलेबस। बहुत ही हल्का फुल्का है, कोई टेंशन की जगह नहीं है, बहुत ही मजा लगेगा करने के टाइम। होल्डिंग कंपनी का पहले मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो होल्डिंग कंपनी से पहले जानना चाहिए। एक बिजनेस को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक, आप चाहे तो उसके साथ अमलगमेशन बा एब्जॉर्प्शन, जैसे आप लोगों ने संवाद सर सिखाया था, वो करिए। अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आप क्या करेंगे, तरीका होता है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। मतलब मैं अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन मतलब मैं उसका पूरा बिजनेस खरीद रहा हूं, उसका एसेट लायबिलिटी सब खरीद रहा हूं। ऐसा एक्विजिशन में नहीं होगा। मैं सिर्फ उसका बिजनेस नहीं खरीदूंगा, मैं उसका जो शेयर्स है, जो बिजनेस को कंट्रोल करता है, मैं उसका कंट्रोलिंग राइट खरीद लूंगा। दैट इज मेरा कंट्रोलिंग राइट, मतलब 15% से ऊपर मैं उसको खरीद लूंगा शेयर्स। जैसे ही 50% से ऊपर खरीद लेता हूं मैं, सो वी कैन कंट्रोल दैट कंपनी। मेरा ऑब्जेक्टिव अगर बिजनेस को कंट्रोल करना है तो बिजनेस को कंट्रोल कैसे करूंगा, उसका शेयर्स का 50% से ऊपर खरीद लो, मैं ऑटोमेटिकली उसका कंट्रोल कर सकता हूं। और सब्सटेंशियल कंट्रोल के लिए मेरे 75% से ऊपर अगर शेयर में कंट्रोल करता हूं तो मैं वो बिजनेस को कंट्रोल कर सकूंगा। नाउ यहां पर मैं अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन के बारे में बात नहीं करूंगा, यहां पर मैं शेयर्स एक्विजिशन का कंट्रोल के बारे में बात करूंगा। नाउ शेयर्स तो एक्वायर कर ही सकते हैं, 50% से ऊपर एक्वायर कर सकते हैं, 50% से बिलो एक्वायर कर सकते हैं। आपको याद ही है, मैंने ऑडिट में पढ़ाया था, 50% से ऊपर अगर एक्वायर करते हो तो हम लोग उसको बोलेंगे यू हैव एस्टैब्लिश अ सब्सिडियरी। सब्सिडियरी मतलब जो कंपनी का शेयर, जो कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, निवेश कर रहा है 50% से ऊपर, उसका नाम हो जाएगा होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी में निवेश कर रहा है उसका नाम हो जाएगा आपका सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी में हम लोगों को काम करना है। सर शेयर्स तो नॉर्मल परचेस, इसमें क्या स्पेशलिटी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक से तो बचपन से आपने कराया है। यस, नो प्रॉब्लम। तो इसमें क्या ये एक जर्नल देने के लिए इतना बड़ा 10 क्लास 12 क्लास लगेगा? ना बेटा, बोल रहा है जो कंपनी का सब्सिडियरी है, कंपनी को सिर्फ खुद का बैलेंस शीट प्रेजेंट करने से नहीं होगा, उसको उसके साथ और एक बैलेंस शीट पे प्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मतलब होल्डिंग कंपनी सिर्फ खुद का प्रॉपर्टी दिखाने से नहीं चलेगा, उसका ग्रुप जो है, ग्रुप मतलब सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये कहां से आ गया? मैंने बताया था 20% होल्डिंग से ज्यादा होता है तो एसोसिएट कंपनी, 50% होता है तो जॉइंट वेंचर, 50% से ऊपर होता है तो सब्सिडियरी कंपनी। तो इसको ग्रुप कंपनी का टोटल एसेट लायबिलिटी आपको एक साथ दिखाना पड़ेगा, मतलब कंसोलिडेट करके एक साथ करके आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट।
तो ये हम लोगों के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों को बनाना जानना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों तो सेमेस्टर 5 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएल एंड बैलेंस शीट हम लोग जानते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसका जानते थे? स्टैंड अलोन सिंगल कंपनी का। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कंसोलिडेटेड। मतलब क्या? मान लीजिए एक्स कंपनी वाई कंपनी को होल्ड करता है, मतलब एक्स कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी एंड वाई कंपनी इज अ सब्सिडियरी कंपनी। सर एक्स कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना खुद का नहीं बनाएगा? 100% बनाएगा। अच्छा समझ गया सर, वाई नहीं बनाएगा। मैंने कहा बोला है वाई नहीं बनाएगा? वाई भी बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, एक बार बोल रहे हैं एक्स बनाएगा वाई बनाएगा। एक्स एक्स का खुद का बनाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंड अलोन बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वाई भी बनाएगा, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, जो हम लोगों ने सेमेस्टर 5 में किया था। यहां पर हम लोगों को सीखना पड़ेगा, बिकॉज एक्स को in addition to, I repeat, in addition to standalone balance sheet, खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ के भी उसको और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। आई रिपीट, कौन बनाएगा? एक्स। देन वाई को भी बनाना पड़ेगा? नो, बिकॉज वाई इज नॉट होल्डिंग कंपनी, वो बच्चा है, सब्सिडियरी है। उसको पिताजी को बनाना पड़ेगा खुद का प्रॉपर्टी अलॉन्ग विथ उसका बच्चे का प्रॉपर्टी मिलके उसका कितना प्रॉपर्टी। सो सब कुछ मिला के उसका प्रॉपर्टी कंट्रोल एसेट बोलना पड़ेगा, उसका ग्रुप का एसेट कितना है। ग्रुप मतलब जिसको कंट्रोल कर सकता है, सब मिला के उसको देना पड़ेगा। उसका एसेट क्या है, नेट इक्विटी क्या है, नेटवर्थ क्या है, जिसका ही नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 3 पार्ट होता है, आप लोग जानते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। मजे की बात है तीनों ही आपका सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक ही सिलेबस में है, दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो हम लोग को बाकी 2 करना नहीं है, वो हम लोग बच गए हैं। हम लोगों को सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करना है। सब रहते तो मजा लगता। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करेंगे, मतलब सब कंपनी को मिला के कैसे बैलेंस शीट किया जाएगा। आप लोग बच्चे हैं, इसलिए आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल लेवल में रखने के लिए आपको एक ही सब्सिडियरी सिखाया जाएगा। लेकिन मतलब आप एक होल्डिंग कंपनी, आपका एक सब्सिडियरी कंपनी, लेकिन प्रैक्टिकल में आप एक कंपनी, आपका 400 सब्सिडियरी कंपनी हो सकता है, 500 आपका एसोसिएट हो सकता है, 5000 जॉइंट वेंचर हो सकता है। सबको मार्च करके करना। रिलायंस इंडस्ट्री 782 नियर अबाउट सब्सिडियरीज है। तो इतना बड़ा ग्रुप वो लोग को फॉर्म करते हैं, हम लोगों को इतना बड़ा कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम लोगों को एक कंपनी और उसका एक ही सब्सिडियरी करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट दिया जाएगा, एक एक्स का एक वाई का। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 2 बैलेंस शीट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कंसोलिडेशन का मतलब है मार्ज, तो हम लोगों को मार्ज करके बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। गॉट इट? तो दैट इज माय, हम लोगों का टेक्निक है, तो हम लोग उसको ही फॉलो करेंगे। ठीक है? तो हम लोगों को यहां पर जो सीखना है सर, कंसोलिडेशन कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट चिल्ला के बोलेगा सर इसमें तो मुझे नहीं लगता है वेरी टफ इशू। हम लोग बोलेंगे क्यों नहीं लगता है वेरी टफ इशू? सर इसमें क्या हर्ष है, हम लोग कंसोलिडेट करने बोल रहा है ना, हम सब एसेट को मार्च कर देंगे, सब लायबिलिटी को मार्च कर देंगे। एग्जैक्टली यू आर सर, इतना प्लस करने के लिए हम लोगों को 10 दिन क्लास लगेगा ना बाबा ना। इसमें खोरिया बहुत जगह में प्लस करने में प्रॉब्लम है। मैं हम लोग बताएंगे, धीरे धीरे सब बताएंगे, इश्यूज भी मैं आपको रेस करूंगा। सर मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपया है, मेरा सब्सिडियरी के पास भी 10 लाख रुपया है, तो ग्रुप के पास कितना प्लांट एंड मशीनरी हो गया? 20 लाख रुपया। मेरे पास फर्नीचर 5 लाख है, ग्रुप कंपनी में भी 5 लाख रुपया है, तो कितना फर्नीचर का टोटल हुआ? 5 लाख। मेरे पास भी लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख का है, सब्सिडियरी के पास 10 लाख का है, कितना हुआ? 30 लाख। ये तो वेरी इजी। मेरे पास डेटर्स 5 लाख है, सब्सिडियरी के पास डेटर 5 लाख है, कितना डेटर्स हुआ? 10 लाख। सर तो ऐड ही कर रहे हैं, इसमें क्या स्पेशल है? 2 बैलेंस शीट को ऐड कर दो। एग्जैक्टली यू आर, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर दोस्त,
मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 4 लाख, आपके पास मतलब होल्डिंग कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है 4 लाख और सब्सिडियरी के पास इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। कितना इन्वेस्टमेंट होगा? आंसर दीजिए, कितना इन्वेस्टमेंट होगा? मेरे पास 4 लाख और होल्डिंग कंपनी के सब्सिडियरी कंपनी के पास 1 लाख, कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 5 लाख। आप लोगों का भीतर से आंसर आएगा सर 5 लाख। यहां पर ही आप हम लोग गलत हो जाएंगे सर। ये तो खुद के अगर ग्रुप फॉर्म करते हैं मतलब अकेला एक ग्रुप मतलब वन सिंगल एंटिटी मानते हैं, सिंगल एंटिटी लेफ्ट हैंड राइट हैंड को अगर इन्वेस्ट करता है तो क्या मैं दिखाऊंगा वो इन्वेस्टमेंट है मेरा? सोच के देख, अगर मेरा लेफ्ट हैंड का पैसा राइट हैंड में जाता है और वो लेफ्ट हैंड के लिए इन्वेस्टमेंट है और राइट हैंडेड के लिए अगर लायबिलिटी है, क्या मैं दिखाऊंगा सर ये दोनों का इन्वेस्टमेंट है? क्या दिखा सकता हूं? नहीं सर। नो, मैं खुद के साथ खुद इन्वेस्ट करना, अगर इंडिविजुअली देखते हो तो वेरी गुड, दे आर इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन जैसे ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल टू कंसीडर इट इज तुम्हारा इन्वेस्टमेंट? मतलब इंटर ग्रुप इन्वेस्टमेंट जो है, इंटर ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप एक ग्रुप से दूसरे जगह में इन्वेस्ट कर रहा है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी में निवेश किया है जिसके लिए होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन बना है। क्या वो मैं अगर बैलेंस शीट को एक एंटिटी मानता हूं, अगर मैं मानता हूं सिंगल एंटिटी, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट दिखा सकता हूं? मैं खुद के साथ खुद इन्वेस्ट कर सकता हूं? नो, तो वो इन्वेस्टमेंट मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा वो इन्वेस्टमेंट कितना नेटवर्क के लिए इन्वेस्ट किया गया था। अगर नेटवर्क मान लीजिए तो सोचिए टोटल नेटवर्क था वाई लिमिटेड का 1 लाख और एक्स लिमिटेड में ने इन्वेस्ट किया है 80% शेयर में। नौ सवाल है कितना रुपए में ये नेटवर्क 1 लाख का 80% मतलब 80,000 नेटवर्क उसने खरीदा है। बोल रहा है सर उसने खरीदा है 80,000 देके। वाह, जितना एसेट एक्वायर किया है दूसरे कंपनी का उतना ही इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कोई एक्स्ट्रा भी नहीं कोई कम भी नहीं। तो आराम से नेटवर्क से भी वो कट जाएगा, इन्वेस्टमेंट से भी वो कट जाएगा, दोनों साइड से। बिकॉज एसेट साइड से अगर 80,000 माइनस कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो नेटवर्क के साइड से भी मतलब कैपिटल एंड प्रॉफिट के साइड से भी 80,000 माइनस करना पड़ेगा। तो लॉजिकल, नहीं तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी कैसे मैच होगा सर? लेकिन अगर सिचुएशन उल्टा हुआ, नेटवर्क आपने एक्वायर किया 80,000 लेकिन उसके लिए इन्वेस्ट जो निवेश आपने किया है 1 लाख। समझ में आया? आपने नेटवर्क लिया था, नेटवर्क जिसमें इन्वेस्टमेंट किया था उसमें आपका नेटवर्क का राइट इन एक्स वाई लिमिटेड है 80,000, मतलब वाई लिमिटेड का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है नेटवर्क उसमें जो है उसमें 80,000 रुपीज, 1 लाख में 80,000 रुपीज एक्स का है। क्लियर? लेकिन आपने वाई एक्स लिमिटेड अपने बुक में जो इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड दिखा रहा है वो दिखा रहा है 90,000 रुपीज। सर ये 10,000 क्या से आएगा? तो इसका भी ट्रीटमेंट हम लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक उल्टा सोचिए, 80,000 का नेटवर्क आपने 70,000 इन्वेस्ट किया, मतलब कम इन्वेस्ट किया, तो मैं राइट ऑफ कैसे करूंगा? 70,000 राइट ऑफ कर दूंगा। अगर नेटवर्क का 80,000 से तो नहीं हो सकता है, 10,000 एक्स्ट्रा रह जाएगा है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? सिमिलरली अगर 90,000 इन्वेस्ट करता हूं और मेरा राइट लिया है 80,000, तो 80-90 काट के तो 10,000 बचा रहेगा, तो इसको कैसे डील करेंगे? ऐसे बहुत सारा इश्यूज है जो हम लोगों के सामने आएगा। एक इश्यू तो आपके सामने मैंने बोल ही दिया है, दैट इज अगर एक्वायर नेट एसेट से ज्यादा है और कम में है। नाउ ये नेट एसेट बा नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? इक्विटी जिसको और एक भी इंग्लिश का नाम से जाना जाता है इक्विटी, वो इक्विटी को कैसे निकालेंगे? तो ये सब टेक्निकली मुझे जानना पड़ेगा, ये सब हम लोगों को सीखना पड़ेगा होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन में। मतलब हम लोग छोटा छोटा पॉइंट करके बहुत कुछ करेंगे। और एक इश्यू मेरे सामने आ रहा है, मेरा जो सप्लायर है और जो मेरा कस्टमर है वो ग्रुप में ही है, मतलब एक्स लिमिटेड सप्लाई करता है वाई लिमिटेड खरीदता है, और
वाई लिमिटेड बेचता है, एक्स लिमिटेड खरीदता है। मतलब ये सर ये तो इंटर ग्रुप सप्लायर और मतलब ग्रुप में ही सप्लायर कस्टमर है, यस हो ही सकता है। टाटा का जो पुर्जा होता है वो टाटा का ही दूसरा सब्सिडियरी टाटा को सप्लाई करता है, जिसके लिए शिंगूर में उसको 1000 एकड़ का जमीन चाहिए था। दैट इज द ओनली रीजन, बिकॉज वो अपना सब चैनल कंपनी को शिंगूर में एस्टेब्लिश करने वाला था, फैक्ट्री को। सो दैट वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ और 50 कंपनी आएगा जो टाटा मोटर्स को माल सप्लाई करता है, सो दैट ही कैन प्रोड्यूस द कार एट अ लेसर प्राइस। अदरवाइज कार बनाने के लिए 500 एकड़ से ज्यादा नहीं लगता है, 300 350 एकड़ से ज्यादा नहीं लगता है। इतना एकड़ का जमीन उसको जरूरत था, बिकॉज वो जो स्पेयर पार्ट्स का कंपनी जो उसका सब्सिडियरी है, वो कंपनी को भी वो शिंगूर में एस्टेब्लिश करने वाला था। मतलब शिंगूर में सिर्फ टाटा नहीं आता था, उसके साथ और 100 कंपनी आता था, सो दैट हम लोग एक साथ बिजनेस करेंगे और उससे क्या होगा, टाटा का जो मुनाफा है मतलब वो कम प्राइस में मार्केट से खरीद सकता है। दैट इज द रीजन ऑफ क्रिएटिंग अ सब्सिडियरी। नहीं तो सब्सिडियरी क्यों करे बनाएगा। तो ठीक है, तो मेरा डेटर्स में 10,000 और क्रेडिटर्स से 5,000, मतलब सर ये भी तो ग्रुप का हो गया। एक्स लिमिटेड का डेटर्स में 10,000 फ्रॉम वाई, तो सिमिलरली वाई के पास सप्लायर में एक्स होगा, तो ये भी सेट ऑफ हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसको बोलते हैं म्यूचुअल सेट ऑफ। यस, ये म्यूचुअल सेटअप भी हम लोग करेंगे। एक्स लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तो अकेला एक्स का नहीं होगा, वाई का भी कुछ प्रॉफिट का पार्ट होगा। यस, वो प्रॉफिट को भी कंबाइन करके मतलब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट करना पड़ेगा। यस, कभी कभी माल होता है, क्या होता है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को बेचता है विथ प्रॉफिट। अगर विथ प्रॉफिट माल बेचता है सर, ये प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में अगर रहेगा तो ये तो ग्रुप कंपनी, याद करो डिपार्टमेंट में क्या था, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब गुड्स भेजता था और वो प्रॉफिट में बेचता था तो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड रहता था, यस और नो। डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग जनरल पीएल करते थे, हम लोग क्या करते थे, कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट, अनरियलाइज जो प्रॉफिट था, हम लोग उसको एलिमिनेट करते थे। तो यहां पर भी ऐसा कुछ होगा। यस, यहां पर भी ऐसा कुछ होगा। मतलब बहुत सारे इश्यूज हम लोगों के सामने आएगा, जिसके लिए हम लोगों का लॉन्ग पीरियड क्लास चलेगा होल्डिंग एंड सब्सिडियरी के लिए। ओके, लेकिन क्लास करने के बाद आप लोग बहुत बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। यहां तक कोई सवाल है किसी का? यहां तक कोई सवाल है किसी का? नो सर। नो सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ अदर्स बिजनेस। बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए मेथड क्या है? अच्छा, नाउ सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं पूछा। सर मैं कंट्रोल करूंगा क्यों? आपको आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। लेकिन अगर रॉ मटेरियल जो सप्लायर है वो प्राइस फ्लक्चुएट करेगा तो ये तो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। आई रिपीट, अगर रॉ मटेरियल सप्लायर अपना पार्ट्स का दाम, रॉ मटेरियल का दाम मतलब कोई पुट्स द नट बोल्ट इशू करता है, सप्लाई करता है, उसका दाम अगर फ्लक्चुएट कराएगा तो आपका तो प्रोडक्ट प्राइस का प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगा। दूसरा, वो आपको बर्बाद करने के लिए आपका उसका सप्लाई बंद कर सकता है। अगर सप्लाई बंद हो गया तो नेचुरली बिजनेस भी चौपट हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग? सर हम लोग को देन लॉजिकली क्या करना चाहिए? सर अगर मैं सप्लायर को ही कंट्रोल कर लेता हूं तो सर झमेला खत्म। सप्लायर बिना मेरा अनुमति, बिकॉज ये तो मेरा कंपनी हो गया, लेकिन मैंने पूरा झमेला भी नहीं किया, पूरा एसेट लायबिलिटी मेरे बिजनेस में लाया भी नहीं। वो जैसे कंपनी है वही कंपनी रहेगा, मैं सिर्फ उसका कंपनी में शेयर एक्वायर करूंगा 50% से ज्यादा। मान लीजिए 60% शेयर एक्वायर कर लिया, 75% शेयर एक्वायर करके मैं रख दिया, सो दैट वो उसको दाम प्राइस बढ़ाना घटाने के लिए मुझका परमिशन लेना चाहिए। अगर मेरा परमिशन, बिकॉज मैं ही तो कंट्रोल करता हूं, मैं ही कंट्रोल करूंगा प्राइस बढ़ेगा ना घटेगा, तो इसके लिए स्ट्रैटेजिक कारण के लिए लोग कंट्रोल करता है। तो दो कारण के लिए कंट्रोल हो सकता है, एक स्ट्रैटेजिक कारण के लिए और दूसरा
आपको बिजनेस में एक्सेस सरप्लस कैश अवेलेबल है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वॉट एवर मे बी रीजन, इफ यू वांट टू कंट्रोल द बिजनेस, देयर आर टू मेथड्स। नंबर वन, टू एक्वायर। अच्छा, और एक कारण हो सकता है एक्वायर करने का, आपका मार्केट शेयर बड़ा करना चाहते हैं। मतलब सीरम इंस्टीट्यूट चाहे तो रैनबैक्सी को खरीद सकता है। रैनबैक्सी का जो शेयर मार्केट में है उसका 90% 60% शेयर खरीद लेगा। कौन मार्केट में है तो खरीद सकता है, दैट इज रैनबैक्सी खरीद लेगा। सीरम इंस्टीट्यूट अगर खरीद लेता है तो पूरा मार्केट शेयर उसके पास आ जाएगा, बिकॉज रैनबैक्सी का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, तो सब मार्केट शेयर उसके पास आ जाएगा। सो कंट्रोल, मार्केट कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोलिंग होता है। द कंपनी कैन एक्सरसाइज द कंट्रोल ऑफ द अदर कंपनी जनरली अंडर टू मेथड्स। नंबर वन, to acquire all assets and liabilities to secure the control over the entity, over the other entity commonly known as absorption और amalgamation, जो संगत सर ने आप लोगों को सिखाया था सेमेस्टर 5 में। उसमें परचेसिंग कंपनी किसको बोलते हैं? who purchase the asset and liabilities। company purchases asset and liabilities of other company। दूसरा, सेलिंग कंपनी who sells the assets and liabilities। तो एक है परचेस कंपनी जो एक्वायर करता है एसेट लायबिलिटी, और सेलिंग कंपनी हु सेल्स द एसेट एंड लायबिलिटीज टू परचेसिंग कंपनी। नेक्स्ट, टू एक्वायर मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, ये भी हो सकता है। दो मैकेनिज्म बोला था, एक एब्जॉर्प्शन अमलगमेशन और दूसरा टू एक्वायर द मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स मतलब एटलीस्ट 50% होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर। क्या करना चाहते हैं? मिनिमम 50% इक्विटी शेयर में होल्ड करना चाहते हैं। मतलब उसका नेटवर्क इक्विटी रेशियो शंकर सर करा रहे हैं, तो आई नो यू विल नो वेरी वेल व्हाट इज द इक्विटी, व्हाट इज द नेटवर्क। तो नेटवर्क और इक्विटी का आप क्या करना चाहते हैं? दैट इज द नेट एसेट, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी। उस नेट एसेट का 50% से ऊपर अगर आपके पास है, मतलब शेयर का 50% से ऊपर आपके पास अगर होल्डिंग है, कौन सा शेयर? ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स। तो आप क्या बोलेंगे? वो मेरा सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगा और मैं उसका होल्डिंग कंपनी। कॉमनली लोग नोन एज स्टॉक एक्विजिशन, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्विजिशन। एच लिमिटेड एक्वायर्ड द 90% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। का मतलब एस लिमिटेड का जो इक्विटी है, इक्विटी शेयर्स नहीं, इक्विटी, एस लिमिटेड का जो नेटवर्थ है, एस लिमिटेड का जो नेट एसेट है, उसमें एच लिमिटेड का कब्जा कितना परसेंट है? 90%। सो ही और द कंपनी कैन कंट्रोल द एस लिमिटेड। दैट्स व्हाई एच लिमिटेड इज अ कंट्रोलिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एस लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी। इसका दो पार्ट होता है। होल्डिंग कंपनी दैट इज अ पेरेंट्स कंपनी, पिताजी, गार्जियन हु एक्वायर द शेयर्स, जो शेयर खरीदता है, और सब्सिडियरी कंपनी हुज शेयर्स आर एक्वायर्ड। सब्सिडियरी कंपनी किसको बोलते हैं? जिसका शेयर्स एक्वायर हुआ है, हुज मोर देन ना, ठीक है, हुज शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय H Limited। डन। नाउ ये तो सर किताबी बातें हैं, हम लोग समझ गए हैं। तो हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्यों करूंगा? सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्यों करूंगा? क्योंकि
कंपनीज एक्ट हम लोगों को फोर्स करता है। देखिए, अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 requires that a company having one or more subsidiaries shall prepare consolidated financial statement along with the standalone financial statement of the parents company। इसका मतलब पेरेंट्स कंपनी का तो बैलेंस शीट, स्टैंडअलोन बैलेंस शीट व फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा ही। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सिर्फ बैलेंस शीट नहीं है, सब कुछ ही है। मैं यहां पर बैलेंस शीट बोलता हूं बिकॉज मुझे बैलेंस शीट करना है, इसलिए अगर स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, now consolidated financial statement are the financial statement of a group। जो ग्रुप में क्या है, a group consists of parent that is holding company and its subsidiary। मैंने आप लोगों के सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर, ये सभी भी पार्ट ऑफ ग्रुप कंपनी, दैट इज its subsidiary, associates and joint venture। ओके, तो सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर सब मिला के ग्रुप बोलते हैं, लेकिन हम लोगों का सिलेबस में सिर्फ सब्सिडियरी है, जॉइंट वेंचर एसोसिएट यहाँ पर नहीं है मास्टर डिग्री में। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड तीन चीज में रहता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने लिख भी दिया है, आवर सिलेबस रेस्ट्रिक्टेड टू प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ अ ग्रुप विद पेरेंट्स एंड, क्या लिखा है बेटा, वन सब्सिडियरी। वन सब्सिडियरी मतलब दो सब्सिडियरी हम लोगों को नहीं आ सकता। ये सब है आपका, कहां पर है, मास्टर्स में। नाउ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। The consolidated balance sheet present the financial information about the holding and its subsidiary company as a single economic entity to show the resources controlled by the group and obligation of the group। मतलब simple language, sir, ये consolidated balance sheet reflect the asset, liabilities and equity of the group as a whole। I repeat, asset, liability and equity of a group as a whole। नाउ तो क्यों करना है, कौन सा सिचुएशन में करना है, किस कारण के लिए करना है, क्या होता है, मुझे पता है। अब हम लोगों को ये सब ज्ञान जानने के बाद हम लोगों को प्रोसीड्यूर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, कैसे इसको हम लोग काम करेंगे, बनाएंगे। अभिजीत सिक्का 21 मतलब एस 21 में पूरा लिखा है कैसे प्रोसीड्यूर करना है, तो हम लोग उसको ही फॉलो करेंगे। इन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करना चाहते हो, द बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी शुड बी कंबाइंड ऑन अ लाइन बाय लाइन बेसिस। मतलब एसेट के साथ एसेट जोड़ेंगे, लायबिलिटी के साथ लायबिलिटी जोड़ेंगे, दिस इज बाय एडिंग टुगेदर ऑफ सिमिलर आइटम्स अदर देन, क्या बोले, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी एंड, मतलब एसेट में कौन, other than investment in subsidiary and liabilities। देखो मैंने इक्विटी के बारे में नहीं बोला है, तो मैंने बोला है adding all the assets and all the liabilities। मैंने इक्विटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब other than equity and other than investment in subsidiaries, सब एसेट ऐड करेंगे other than investment in subsidiaries। चलिए, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट of H limited and S limited। Investment
80%, investment 80% shares, in S Limited. Okay. चलिए, शो द इफेक्ट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या करेंगे? देखो एकदम इजी। लैंड एंड बिल्डिंग को मैंने क्या किया है बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग को क्या किया है? 10,000 प्लस 7,000 17,000। प्लांट एंड मशीनरी को कितना? प्लांट एंड मशीनरी था 8,000 5,000, दोनों को मैंने ऐड करके कितना किया? 13,000। करंट एसेट, इन्वेंट्रीज, $5,000 $2,000, so $5,000 $2,000 ऐड कर दिया। रिसीवेबल्स माने डेटर्स, बिल्स पे रिसीवेबल 2,500 ऐड करके 2,500 लिख दिया। नॉन करंट लायबिलिटीज, डिवेंचर 15,000 प्लस, उसका कुछ नहीं है, 0। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल 3,000 4,000 ऐड करके लिख दिया। सर इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा बिकॉज मैंने अदर देन इन्वेस्टमेंट बोला था। तो दैट इज लाइन बाय लाइन इन्वेस्टमेंट। सर बैलेंस शीट बन गया ना, उसका एसेट एंड लायबिलिटी कैसे लाइन बाय लाइन ऐड होता है वो मैंने सिखाया। ओके, क्लियर और नॉट? यस सर। चलो, नंबर 2, cost of investment in subsidiary by holding company and holding company's proportionate share in the equity, net asset by net worth of the subsidiary at the time of investment shall be eliminated। क्या बोला है लाइन पर? कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैंने बोला ही है सर। इन्वेस्टमेंट और ये तो सर सेम जगह में ही है। मैंने जो इन्वेस्ट किया है, मतलब होल्डिंग, जब ग्रुप बनाएंगे होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट और सब्सिडियरी कंपनी का जो नेटवर्क, जिसमें होल्डिंग कंपनी का 80% शेयर है, दोनों तो सेम। मतलब मैं मेरे साथ लायबिलिटी क्रिएट किया और मेरे साथ एसेट क्रिएट किया, नहीं हो सकता है, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडियरी बाय होल्डिंग कंपनी एंड द होल्डिंग कंपनीज प्रोपोर्शनेट शेयर इन द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडियरी एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एक्विजिशन, अगर स्टिल अवेलेबल है तो shall be eliminated, मतलब ये दोनों एलिमिनेट करना पड़ेगा। If actual cost of investment in the books of company, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट वो अभी भी जो अवेलेबल है, कौन सा डेट में इन्वेस्टमेंट, जिस टाइम इन्वेस्ट किया था उस टाइम नेटवर्क में जिस प्राइस में इन्वेस्ट किया था, वो अगर ज्यादा होता है cost of investment than the share of holding company in the pre-acquisition equity, that is pre-acquisition equity मतलब जिस डेट में एक्वायर किया था उस डेट में कंपनी का कितना नेटवर्थ था, जिस डेट में एक्वायर किया था उस डेट में कितना नेटवर्थ था, वो नेटवर्थ का जितना परसेंटेज एच लिमिटेड एक्वायर करता है, दैट इज प्री एक्विजिशन इक्विटी में किसका शेयर? होल्डिंग कंपनी का शेयर। आई रिपीट, आपको देन फर्स्ट वर्ड क्या स्ट्राइक करना पड़ेगा? इक्विटी। ओके, कौन सा डेट का इक्विटी? एक्विजिशन के जस्ट पहले, प्री एक्विजिशन इक्विटी। अच्छा, उसमें किसका शेयर? होल्डिंग कंपनी का शेयर। 3 वर्ड आया, क्या बोलो? इक्विटी, दैट इज नेटवर्थ। दूसरा, होल्डिंग कंपनी शेयर्स इन द नेटवर्थ, फाइन। एंड थर्ड उसका शेयर। तो ये 3 अगर मिला के आपका आता है शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द प्री एक्विजिशन इक्विटी। सो इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड होल्डिंग कंपनी शेयर्स, उसमें होल्डिंग कंपनी कितना एक्वायर करके रखता है? 40%, 50%, 80%, 90%, 75%। वो नेटवर्क में उसका जो शेयर है
वो अगर उसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होता है व कम होता है तो उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। याद रखो, मैं बोल देता हूं, अगर कॉस्ट ज्यादा एक्वायर किया तो हो जाएगा आपके लिए वो गुडविल। अगर कम एक्वायर करते हो, कम प्राइस में एक्वायर करते हो, मतलब ये आपका मुनाफा है, लेकिन ये मुनाफा इज नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, सो इट इज कैपिटल रिजर्व। सर ये कैपिटल प्रॉफिट बताए नहीं सर, और बताइए नहीं। अगर आपका नेट इन्वेस्टमेंट है 90,000 और जो नेटवर्क है एक्विजिशन का डेट में 1 लाख, उसके ऊपर आपका शेयर है 80,000, सो नेटवर्क में आपका शेयर है 80,000 और आपने 80,000 के लिए इन्वेस्ट किया है 90,000, सो 10,000 क्यों ज्यादा दिया? बिकॉज प्रोबेबली उस टाइम गुडविल था जिसके लिए मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ा, तो दैट इज गुडविल 10,000। ओके, सेम वे में नीचे का सोचो, अगर जो नेटवर्क है उससे कम प्राइस में इन्वेस्ट किया, मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ, तो इसका मेरा कैपिटल रिजर्व। इफ कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, अच्छा पहला केस क्या था? इफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द होल्डिंग कंपनी मोर देन, मतलब ये केस बोल रहा है 90,000 है और शेयर है 80,000, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं देखते हैं। एक बैलेंस शीट दिया है, अच्छी तरह से देखो। कौन बात कर रहा है मेरे क्लास में? कौन बात कर रहा है? एक आवाज भी नहीं होना चाहिए। चलो, इलस्ट्रेशन 2, बैलेंस शीट, extracts of the balance sheet of 31,320 of H Limited and S Limited. Calculate the cost of control, that is net cost of the control. कंट्रोल करने के लिए कितना एडिशनल देना पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। जाओ बोलो। बैलेंस शीट देखो, इन्वेस्टमेंट 80% शेयर्स 1 लाख, और शेयर होल्डर्स फंड दैट इज द इक्विटी, क्या क्या है? इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एस लिमिटेड का दिया है। तो मुझे आप बिना करे बोल सकते हो, ये दोनों का बैलेंस शीट दिया है, सबसे पूछ रहा हूं आंसर दो। कितना टोटल नेटवर्थ है इस लिमिटेड का ऑन 31,320? कितना नेटवर्थ है इस लिमिटेड का? 1,20,000 सर। 1,20,000। उसमें ये नेटवर्क किसका अधिकार होता है? ये नेटवर्क किसका अधिकार होता है? एच लिमिटेड का। शेयर होल्डर्स का। ये शेयर होल्डर में कोई एच लिमिटेड का उसका शेयर होल्डर है क्या? एच लिमिटेड उसका शेयर होल्डर है? यस सर। कितना परसेंट होल्ड करता है? मोर देन 50%। मोर देन 50% तो पता ही है, कितना परसेंटेज? 80%। देखो कितना परसेंटेज? 80% सर। 80%। तो बोलो तो, अगर एस लिमिटेड का शेयर होल्डर का लोगों का अधिकार है 1,20,000 रुपया, उस शेयर होल्डर में, और एक शेयर होल्डर का नाम है एच लिमिटेड, उसका इस 1,20,000 में कितना अधिकार होगा? 96,000। वेरी गुड। 96,000 एक्वायर अधिकार करने के लिए एच लिमिटेड को कितना निवेश करना पड़ा? 1 लाख। असाधारण। तो उसने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया ना कम पैसा इन्वेस्ट किया? ज्यादा किया। क्या होना चाहिए? स्टेप 1, नेट एसेट और इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, शेयर कैपिटल डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एस लिमिटेड सब्सिडियरी लिमिटेड, इक्विटी शेयर 80, प्रॉफिट 40, टोटल
1,20,000 on the date of acquisition. ओके सर, स्टील अवेलेबल मतलब हो सकता है उस डेट में जो प्रॉफिट और लॉस था उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ऐसा कुछ यहां पर नहीं बोला है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ब्रैकेट में लिख दिया स्टील अवेलेबल। जिस डेट में एक्वायर किया था उसमें कैपिटल कितना था और प्रॉफिट कितना है। तो स्टेप 2, एच लिमिटेड शेयर इन प्री एक्विजिशन इक्विटी कितना होगा, 80% ऑन 1,20,000 दैट इज 96,000। स्टेप 3, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख लेस शेयर्स इन प्री एक्विजिशन इक्विटी 90,000, तो एक्स्ट्रा किस क्या बोलेंगे, Goodwill. समझ में आया, यस और नो? सबको बोल Yes, रहा sir. हूं। प्रार्थना मनीषा है क्या, मुझे पता नहीं है। प्रार्थना, शबनम, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से देखो। बोलो। क्लियर और नॉट? Clear, sir. इस लिमिटेड का 1,20,000 है, तो ये शेयर होल्डर का पैसा है। इस लिमिटेड का शेयर होल्डर में ग्रुप का माल एच लिमिटेड है, तो एच लिमिटेड का कितना है उसमें शेयर, 96,000। तो सर जब ग्रुप कंपनी फॉर्म कर रहा हूं, क्लासे जब ग्रुप कंपनी फॉर्म करूंगा तो नेचुरली मेरा नेटवर्क, एस लिमिटेड का नेटवर्क तो मेरे पास आ जाएगा, तो मैं खुद को तो मेरा साथ नेटवर्क भी दिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा, नहीं हो सकता है, तो मुझे कॉरस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट भी से भी नेटवर्क से भी 96,000 वाइप आउट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट में भी 1 लाख वाइप आउट करना पड़ेगा। करने के बाद मेरा जो बचा रहेगा डिफरेंस 4,000 मेरा गुडविल। अगर सर उल्टा होता, इन्वेस्टमेंट 96,000 और शेयर, इन्वेस्टमेंट 90,000 और शेयर 96,000, क्या होता सर? देन प्रॉफिट होता, जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व, मतलब ज्यादा एसेट मिला है कम पैसा इन्वेस्ट करके, तो डिफरेंस इज अ प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट, if actual cost of the investment in the books of the holding company still available is less than shares of holding company in the pre-acquisition equity, the difference shall be recognized in the consolidated balance sheet as capital reserve. As goodwill. बोलो क्या होगा, बोलो। मैंने आपके सामने दिया है, जैसे मैंने कराया है वैसे ही आप लोग बोलेंगे। प्रार्थना, नहीं है सर क्लास में। हाँ क्लास में नहीं है। अच्छा। मुन्ना, यस सर। बोलो। गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हूं तो। बोलो। 10,000 होगा सर। 10,000, मुझे समझाओ कैसे। एस लिमिटेड
का इक्विटी कितना है 80 प्लस 40 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना था 80 प्लस 20 1,20,000, जिसमें एच का शेयर कितना है एज ए शेयर होल्डर 80% मतलब 80%। 96,000 और इन्वेस्टमेंट कितना किया था 90,000। तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ सर। नेटवर्क कैपिटल रिजर्व। तो 4,000 आपका क्या हुआ कैपिटल रिजर्व। रिजर्व। तो सर आपने तो यहां पर जो दिखाया है वो हम लोगों को एक चीज कॉमन आ रहा है सर, इन्वेस्टमेंट कट जा रहा है तो क्लियर, लेकिन सर शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड तो पूरा नहीं कटा। 96,000 आपने एडजस्ट किया, देखिए माइनस 96,000, यस और नो? मतलब Yes, sir. शेयर कैपिटल का भी 80% एंड रिजर्व सरप्लस का भी 80,000, मतलब 80,000 का 80% 64,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का 40,000 का 80% दैट इज 32,000। सो सर तो कुल दो मिला के 96,000 आपने सेट ऑफ कर दिया, लेकिन अभी भी तो मेरा बाकी है, यस और नो? 24,000 मेरा अभी भी बाकी है, तो वो कहां दिखाएंगे? और वो तो एच लिमिटेड का शेयर नहीं है, तो किसका शेयर है? माइनॉरिटीज लोगों का शेयर है। तो चलिए माइनॉरिटीज को उसको कहते हैं जिसमें कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कम होता है। चलिए 3 नंबर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, रेसिडुअल इंटरेस्ट और रिमेनिंग इंटरेस्ट in the equity or net asset of the subsidiary should be identified and presented in the consolidated balance sheet separately from the liabilities and equity of the holding company. Illustration 4, balance sheet extracts of the balance sheet. सर कैपिटल रिजर्व 6,000 आएगा ना सर? Capital रिजर्व 6,000। sorry एकदम sorry 6,000 right. Minority interest क्या है? Residual interest or the remaining interest in the equity and net asset of the subsidiary। मतलब सब्सिडियरी का 80% होल्डिंग होता है, 80% राइट होल्डिंग कंपनी का, तो बाकी 20% किसका राइट है? जिसका राइट है मतलब से बहुत शेयर होल्डर, किसका नाम लिखूंगा मैं? एक लाइन में लिख देता हूं माइनॉरिटी शेयर होल्डर। मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर मतलब होल्डिंग कंपनी छोड़ के जो बाकी रहता बचा रहता है। होल्डिंग कंपनी का 75% है तो माइनॉरिटी होगा 25%, होल्डिंग कंपनी का 55% है तो माइनॉरिटी का होगा 45%, होल्डिंग कंपनी का 90% होगा तो माइनॉरिटी का होगा 10%। तो क्या माइनॉरिटी का राइट है? स्टेप 1 नेट एसेट कितना है 80,000, प्रॉफिट लॉस 1,20,000, माइनॉरिटी का राइट कितना है? स्ट्रेट वे में सर 20% ऑफ 1,20,000 दैट इज 25,000। डन? यस सर। अगर इसको कंसोलिडेटेड में बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? शेयर होल्डर फंड तो नहीं दिया है, शेयर होल्डर फंड के बाद ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी। आई रिपीट, उसका प्रेजेंटेशन देख लीजिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, कहां पर दिखाएंगे माइनॉरिटी बैलेंस इंटरेस्ट को? सर शेयर होल्डर फंड के नीचे अलग हेडिंग बना के माइनॉरिटी इंटरेस्ट। Done? Yes sir. Now steps to be followed for preparation of consolidated balance sheet। consolidated balance sheet बनाने के लिए क्या लगेगा? अच्छा यहां तक कोई सवाल है तो मैं 2 मिनट दे रहा हूं, बोलिए। सर हमको एक बार माइनॉरिटी वाला थोड़ा समझा दीजिए। बताऊंगा। माइनॉरिटी का मतलब होता है सर सब्सिडियरी कंपनी का मेजर पोर्शन अगर होल्डिंग कंपनी एक्वायर करता है तो उसका जो बाकी पोर्शन बचा रहता है उसका तो शेयर 100% होता है, उसका 90% और 80% होल्डिंग कंपनी लेता है। बाकी जो 10% 20% पड़ा रहता है किसका? आप लोग बोलेंगे जो बचा हुआ शेयर होल्डर है उसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर।
हेलो सर, वो जो बचा हुआ शेयर होल्डर है वो तो एस लिमिटेड का होगा ना? यस, लेकिन मैं तो ग्रुप कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ। एस लिमिटेड का हाँ। बैलेंस शीट में वो आया है, मैं तो ग्रुप कंपनी एक दो बैलेंस शीट मिला के एक बैलेंस शीट कर रहा हूँ। तो एक बैलेंस शीट में एस लिमिटेड का शेयर होल्डर तो रहेगा ही, उसके साथ एस लिमिटेड का जो शेयर होल्डर बाहर वाला शेयर होल्डर वो भी रहेगा, लेकिन कौन सा नाम पे, वो शेयर कैपिटल के साथ माइनॉरिटी। ऐड नहीं होगा, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर बोल के अलग से जाएगा। दैट इज अ प्रेजेंटेशन। आप बोलेंगे सर कैपिटल के साथ जोड़ दूंगा, सर वो जोड़ तो सकते ही, आपका बैलेंस मिल भी जाएगा, लेकिन एस 21 बोल रहे हैं नो, उसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर बोल के अलग से दिखाना पड़ेगा। ओके सर। बोलो। ठीक है, चलिए। तो मैंने लाइन बाय लाइन बैलेंस शीट को ऐड करना सिखाया आपको, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सिखाया है, रिजर्व सरप्लस कैसे कैलकुलेट करना है वो भी सिखाया है। अब स्टेप टू बी फॉलोड फाइल प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। नंबर 1, आज ये कराने से पहले मैं एक चीज दिखाऊंगा। सर इंटरग्रुप बैलेंस शुड बी एलिमिनेटेड। इंटरग्रुप बैलेंस मतलब इंटरग्रुप balance in assets and liabilities should be eliminated from the group balance sheet. Illustration. Stock, not stock, inventories. Debtors. Debtors. Current liabilities. Creditors.
adjustment. Debtors of H Limited includes goods supplied to S Limited still outstanding. Rupees 16,000. क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? Debtors of H Limited includes goods supply of H Limited still outstanding rupees 16,000. इसका मतलब still outstanding क्या होगा? इसका मतलब फर्स्ट ऑफ पॉइंट, डेटर्स गुड्स बेचता है एस लिमिटेड को, एच लिमिटेड बेचता है एस लिमिटेड को, एंड एच लिमिटेड का जो डेटर्स है उसमें 16,000 क्या है? एस लिमिटेड, यस, एस लिमिटेड को बेचने का एस लिमिटेड है उसमें। और सिमिलरली एस लिमिटेड जो खरीदता है वो कहां से खरीदता है? कुछ माल वो एच लिमिटेड से भी खरीदता है, तो उसका भी डेटर्स में कितना है? 16,000। यस और नो? यस सर। तो अगर मैं इन अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो नेचुरली दोनों का डेटर्स क्रेडिटर्स जैसे रहता ही रहेगा, लेकिन जैसे ग्रुप फॉर्म करूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड क्या राइट हैंडर के साथ अगर बेचता भी है, क्या वो डेटर्स क्रेडिटर्स रहेगा ना सेट ऑफ हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ हो जाएगा। तो सॉल्यूशन, amount to be shown in consolidated in CBS. You know the CBS full form? Consolidated balance sheet. क्या होगा? क्या है? बोलो सर। इन्वेंट्रीज, देन डेटर्स, देन क्रेडिटर्स, देन और कुछ नहीं है। एच लिमिटेड में कितना था? बोलो बेटा, एच लिमिटेड में कितना था? 20,000। एंड डेटर्स कितना था एच लिमिटेड? 30। और क्रेडिटर्स कितना था? 45। एस लिमिटेड में कितना था? 50,000। कितना? इन्वेंट्री 30,000। 30,000। डेटर्स डेटर कितना? 35। क्रेडिटर्स कितना? 34,000। टोटल कितना? 50,000। 65,000। 79,000।
सर इसमें 16,000 तो डेटर्स में भी है, क्रेडिटर्स में है भी है। मतलब सेम ग्रुप में, सेम ग्रुप एंटिटी में उसका पार्टिसिपेंट डेटर्स भी है, क्रेडिटर्स है। मतलब विद इन द ग्रुप ट्रांजैक्शन है, तो विद इन द ग्रुप ट्रांजैक्शन में अगर डेटर्स क्रेडिटर्स होता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेस म्यूचुअल सेट ऑफ, म्यूचुअल सेट ऑफ मतलब खुद के भीतर खुद सेट ऑफ करो। तो 60,000 डेटर से भी कम हो जाएगा बिकॉज ये ग्रुप का डेटर्स था। सिमिलरली ग्रुप का क्रेडिटर्स में था 16,000। ओके, समझ में आया? डेटर्स में भी 16,000 था और क्रेडिटर्स में भी 16,000 था। मतलब टोटल से माइनस कर दो तो नेट अमाउंट हाउ मच? इन्वेंटरी में नो इफेक्ट 15, तो यहाँ 49 पर 49,000 रुपीज 63,000। okay, that is the concept of intergroup balances. इंटर ग्रुप के भीतर ग्रुप का अगर एसेट भी है एंड कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटीज आर विद इन ग्रुप है, मतलब एसेट एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी अगर इंटर विद इन ग्रुप है तो हम लोगों को म्यूचुअल सेट ऑफ करना पड़ेगा। आई रिपीट, ग्रुप में एसेट एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटीज अगर ग्रुप का दूसरा कंपनी में है तो क्या लिखेंगे? इन नॉटशेल GRO, group assets includes अच्छा, asset group assets and corresponding liabilities are in the same group. So asset and liability, corresponding liabilities are in the same group, then both the assets and liabilities to be eliminated to the extent of minimum of the two. Minimum of the assets and liabilities. Then unrealized profit from intergroup transaction in case of profit earned in intergroup transaction
and such profit is still available in the assets of the purchasing company, then such profit is termed as unrealized profit from the point of view of from the group perspective point of view. ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो इस प्रॉफिट को आप अनरियलाइज प्रॉफिट बोलेंगे। We eliminated from the group asset and group profit. Illustration. Stock of S Limited include goods purchased from H Limited, 4 rupees. $12,000. 4 rupees 15,000. Where profit earned by H Limited 20% service. %20 of sales. Okay. Debtors of H Limited includes 10,000 still outstanding. Bolo. Solution. Unrealized
বাজে ভাবে ডাকছে রে কি পাখি unrealized profit how much sir S limited goods stock of S limited includes goods purchased from H limited से परचेस करता है S limited तो उसमें नेचुरली H limited प्रॉफिट क्या होगा और वो प्रॉफिट 15,000 अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है तो 15,000 इनटू कितना प्रॉफिट परसेंटेज कमाया होगा सर इंडिविजुअली तो ठीक है लेकिन ग्रुप का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दैट इज द प्रॉफिट एंड स्टिल अवेलेबल इन द एसेट ऑफ द ग्रुप तो एसेट के भीतर अगर इंटर ग्रुप प्रॉफिट अगर है उसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा सो 15,000 into 20% दैट इज 3,000 हाँ तो उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे सर सेम टू सेम ही है सिर्फ और एक लेस करना पड़ेगा लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहां पर था ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहां पर था बेटा कौन सा एसेट में था स्टॉक किसका स्टॉक सर मुझे तो दर का जरूरत नहीं है मेरे पास टोटल इन्वेंटरीज है वहां से माइनस कर देंगे दैट इज 3,000 क्लियर और नॉट यस सर तो मेरा क्या हो जाएगा फिगर 47 और बाकी तो सेम ही था ये है 10 ये है 10 क्लियर और नॉट यस सर चलो স্যার আনরিয়েলাইজ প্রফিট না থাকলে 3000 না হয় শুধু 15,000 দু সাইড থেকে না স্যার লেস হতো না নেসেসারি নয় স্টকে 15,000 ও ডেটারসে কত টাকা ফিগার বসে আছে হতেই পারে 15,000 মধ্যে কিছু টাকা পেমেন্ট করে দিয়েছে তাহলে রিমেইনিং যেটা আউটস্ট্যান্ডিং সেটাই আসবে আমার কাছে ডেটা স্টেট অ্যাসেট সেট অফ যখন হবে দ্যাট ইজ আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্ট আর আনরিয়েলাইজড প্রফিট মানে কতখানি অ্যাসেটে কতটুকু প্রফিট পড়ে আছে স্যার এখানে ডেটার্স আর পারচেজ তো দুটোই বলেছে স্যার এদের মধ্যে সেট অফ হবে না কথা আমি তো করেছি তো সেট অফ দেখো দুটো পার্ট শোনো ভালো করে বোঝো দুটো পার্ট একটা হচ্ছে গুডস বিক্রি করার পার্ট আর একটা ক্রেডিটে বিক্রি করার পার্ট তো ক্রেডিটে বিক্রি করার জন্য উই উইল ডিডাক্ট 10,000 ফ্রম বোথ দ্য সাইড আর আনরিয়েলাইজড প্রফিটের জন্য আমরা ইনভেস্টমেন্ট থেকে মাইনাস করে দিয়েছি 3,000 আর প্রফিট যখন করব আমি এটা এখানে করাইনি প্রফিট থেকেও মাইনাস হবে 3,000 बोलो हेलो না স্যার ক্লিয়ার হয়ে গেছে एनी अदर क्वेरी एनी अदर क्वेरी देखो जो चारटे पॉइंट जो 4 पॉइंट के फंडामेंटल के ऊपर ये बैठा हुआ है मैंने कराया है दैट इज 1 लाइन टू लाइन एडिशन Number 2, adjustment of reserves and surplus. And number 3, minority interest को calculation. And number 4, that is unrealized profit and loss उसको adjust करो. Now, अब हम लोग काम करेंगे तो छोटा छोटा करके दिखाया था कैसे कंसोलिडेटेड पूरा बैलेंस शीट होगा ये तो मैंने पार्ट पार्ट आपको दिखाया है पार्ट पार्ट करके मैंने दिखाया मैं आप पूछना चाहता हूं कैसे अनरियलाइज्ड बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगा ये 8 स्टेप का प्रोसेस है ये 8 स्टेप आपको सीखना पड़ेगा करना पड़ेगा ये 8 स्टेप सीख जाएंगे तो आप किसी को बैठ के कंसोलिडेशन प्रोसेस सिखा सकेंगे स्टेप 1 आइडेंटिफाई द डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सा डेट में एक्विजिशन हुआ है वो देखना जरूरी है क्यों बिकॉज आपको उसी डेट का आई रिपीट उसी डेट का आपको नेटवर्थ लगेगा सर होल्ड इसका मतलब क्या हुआ मेरा एक्विजिशन हुआ 1/4/2020 में और मैंने बैलेंस शीट दिया है आपको 1/4/2021 বা 31/3/2022 में
आई रिपीट, 1 अप्रैल 21 में मैंने एक्वायर किया है और बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2022। मुझे नेटवर्थ कौन सा डेट का निकालना पड़ेगा? जिस डेट में बैलेंस शीट कर रहे हो ना, जिस डेट में एक्वायर किया था उस डेट का। यस, बिकॉज कौन सा एक्विजिशन कितना एसेट किया था वो जानने के लिए उसके बाद साल देखने से फायदा नहीं होगा। जिस डेट में एक्वायर किया था उस डेट में देखना पड़ेगा उसका नेट एसेट कितना था, ना कि आज का डेट। हो ही सकता है आज से 5 साल पहले आपने एक्वायर किया था, 5 साल में बहुत कुछ पानी इधर का उधर हो गया है, तो आपको गुडविल कैपिटल रिजल्ट देखना पड़ेगा। हाँ, कैलकुलेट आज कर रहे हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन के लिए जो नेट एसेट देखना पड़ेगा वो आज का डेट के लिए नहीं, जो इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा वो आज का डेट के लिए नहीं, वो इन्वेस्टमेंट का नेट वैल्यू एंड कौन सा जिस डेट में एक्वायर किया था उस डेट में नेट एसेट कितना था वो देखना पड़ेगा। तो स्टेप 1, आइडेंटिफाई द डेट ऑफ एक्विजिशन। स्टेप 2, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कितना परसेंटेज शेयर होल्ड किया है। स्टेप 3, डिटरमिन द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड इन शेयर ऑफ माइनॉरिटी। सर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्यों लगेगा? बिकॉज मेरा पास तो पूरा बैलेंस शीट में कर नहीं सकूंगा। उस डेट में 21/11 में 20 अप्रैल 2021 में कितना मेरा नेट एसेट था वो तो पता नहीं चलेगा। देन करने के लिए मुझे उस डेट का पूरा बैलेंस शीट लगेगा अगर एसेट्स लायबिलिटीज एसेट साइड से जाते हैं। और एक अप्रोच होता है लायबिलिटी साइड, जहां पर मैं क्या करता हूं नेट एसेट निकालने के लिए, कैपिटल कितना था उस डेट में मैं मांग के चलता हूं, कैपिटल सेम ही है, प्लस उस डेट में प्रॉफिट क्या था, इसलिए मैंने बोला प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था। ये दोनों ऐड करने से मेरा प्री एक्विजिशन इक्विटी आ जाएगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड इट्स शेयर्स of minority and H limited using the AOP statement, allocation of profit statement. Step 4, calculation of minority interest in the net asset of the subsidiary. Determine the net cost of control, मतलब goodwill और capital reserve निकालो। Calculate the consolidated profit and loss balance and reserve, मतलब consolidation जिस डेट में एक्वायर किया है उसके बाद कितना प्रॉफिट हुआ है और टोटल आपका प्रॉफिट एच लिमिटेड का रेवेन्यू प्रॉफिट कितना हुआ है। एलिमिनेट द इंटरग्रुप प्रॉफिट, इंटरग्रुप बैलेंस एंड एलिमिनेट द इंटरग्रुप बैलेंसेस एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट and calculate Baba Ray. And calculate combined balance of assets and liabilities. सब कुछ के बाद एसेट एंड लायबिलिटी में उसका बैलेंस क्या है वो निकालो। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। स्टेप 8 है बैलेंस शीट को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करो। बस इतना ही छोटा स्टेप है, आराम से हो जाएगा। मैं आज एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट ये पार्ट आज नहीं कराऊंगा बेटा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। बिकॉज ये आज कराने के लिए मेरे पास एक साथ कराना पड़ेगा जो आज का क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्लास में, दैट इज नेक्स्ट मंडे का क्लास में मैं ये एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट पूरा कराऊंगा आप लोगों को। तो आज के क्लास के लिए आप लोग सिर्फ इतना ही देख के रखिएगा, दैट इज कंसोलिडेशन क्या होता है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एंड स्टेप्स, और कुछ नहीं। ये इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 मैं आपको नेक्स्ट दिन कराऊंगा, बिकॉज वो कराने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। ठीक है, एओपी चार्ट फार्ट सब नेक्स्ट दिन कराऊंगा। डन? यस सर। चलो ओके सर। ओके, आज इतना ही रखेंगे।